अपन उन पे चर्चा करते थे। जैसे क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का जीवन जो चलता है हमारे पास, उसका अंदर एक और फंडा बहुत काम का होता है हमारे पास। वो क्या होता है, उसे अपन बोलते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है। ऑल दो कैलोरीमेट्री क्या होता है तुम्हें फिजिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, बट तुम्हें क्या होता है कि वो अप्लाई जो फॉर्मूले हो जाते हैं वो सब जगह होते हैं। तो अपने को बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, देयर आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस। मैं जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दूंगा, तो उसके अंदर या तो क्या होगा, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा या उसका फेस चेंज होगा। ठीक है। तो जब भी अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हीट देते हैं। बच्चों तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा चलता हुआ दिख रहा है। देखो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही मैं लिख रहा हूँ ए, तो तुम्हें दिखा स्क्रीन पे ए लिखा हुआ। स्टॉप कराई। चलो। तो जब अपन ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, तो हीट देने के साथ में दो प्रक्रियाएं होती है, या तो तापमान में परिवर्तन होगा या फेज में परिवर्तन होगा। अगर मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मेरे पास तापमान में परिवर्तन है या मेरे पास फेज में परिवर्तन है। ध्यान रखना, जब फेज डिफरेंस होता है, क्या होता है, जब भी फेज डिफरेंस होगा, तब तापमान में परिवर्तन नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है। फेज डिफरेंस मतलब स्टेट का चेंज। जैसे अब तूने क्या करा लल्ला, तूने बोला कि मैं बर्फ ले आया। क्या ले आया, बर्फ। क्या ले आया बे? बर्फ ले आया, कहाँ से लेके आया? दिमाग में ले आया। झूठ है भाई तो बहुत। अब तू बर्फ दिमाग में लेकर आ गया। ठीक है। तो क्या करा हमने, इस स्केल के ऊपर बनाया टेम्परेचर, और इस स्केल के ऊपर अपन ने बनाया हीट गिवन। अब देखो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में तापमान नहीं है, मेरे हाथ में है हीट देना। है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को हीट कर सकता हूँ। बुलाओ भाई वो दोनों को अंदर। रोली है कि नहीं रोया उधर? नहीं रोया तो रहने दो, फिर रहने दो, क्या करना है? बुलाओ। विशु आ जाइए, आ जाओ। नहीं बेटे, उठे, उठ गए। बेटा बेटा बेटा, क्या बोल सकते हैं? तो हंस किसको देख के रही थी? वो उसको देख के वो हंसी जा रही थी बस। वो खुद ही हंस रही थी एंड आपने उसको फोकस कर लिया। कोचिंग में करा था। चलो कोई बात नहीं, कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकाल देंगे तुमको, कल आखिरी दिन है कोचिंग का, फिर निकाल देंगे, बस मत टेंशन लो। चलो अपन क्या कर रहे हैं, अपन कहाँ लेके आए, बर्फ लेके आए। बर्फ लेकर आए अपन ने, ली वो बर्फ, मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस पे। अरे बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, तू यहाँ पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है, टेंशन मत ले। यहाँ पे क्या मैसेज करना, नहीं वो क्या से आदत हो गई। ठीक है। तो अब अपन ने बर्फ ली, बर्फ ली अपन ने, मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस। अब -10 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी, आपने उसको हीट करा। ठीक है। तो एक मेरे दिमाग के अंदर इमेज होती है, बचपन से जब मैं छोटा सा होता हूँ तो मुझे पता चलता है, अरे बर्फ को लेते हैं, बर्फ को अपन जब वो उसमें से तपेली में से बाहर नहीं निकल रही होती थी, चिपकी रहती थी, तो अपन क्या करते थे, उसको हीट कर देते थे गैस के ऊपर, ताकि वो निकल जाए। है ना। तो फिर अपन ऐसा सोचते थे, जैसे ही मैं हीट करूंगा ना, तो बर्फ पानी में बदल जाएगी। नहीं लगी। क्या होगा, पहले जो बर्फ है वो -10 डिग्री सेल्सियस से अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस की आपके पास है आइस, आपने उसको हीट दी, तो वो क्या होगा, वो जाएगी और 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बन जाएगी। इस केस में फेस सॉलिड ही रहेगा, मतलब वो आइस ही रहेगी। ठीक है। जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस नहीं बन जाती, तब तक वो जल में कन्वर्ट नहीं हो। अब जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी,
अब आपने सोचा अब मैं हीट जैसे ही दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा। इसीलिए कहीं होए लल्ला ऐसा होए कि अपन ले गिलास, गिलास के अपन लेते हैं अंदर ये कोल्ड कॉफी है ना, इतनी कोल्ड कॉफी पीते हो कि नहीं पीते हो? क्या कर रहे हो? दिन का 1 लीटर दूध फिक्स कर लो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। वैसे सुबह पी जाता हूँ एक, दोपहर दोपहर में पी जाता हूँ एक, और रात में एक। I'm 33 my dear sir, more energetic than you. ठीक है, तो अब अपने पास क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ तो बन गई। अब आपने इसको और हीट दी तो ये टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आएगा मिस्टर अली, क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगी और ये यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगा। इसके मध्यांतर में हमारे कने कहीं होएगा, इसके मध्यांतर में मेरे पास मिक्सचर होएगा, मिक्सचर, ठीक है रतन का, ये मिक्सचर होगा आइस प्लस वाटर का। तो इसमें कुछ मात्रा में बर्फ होगी, कुछ मात्रा में जल होगा। ऐसा होता तो है, हम एक गिलास लेते हैं, गिलास के अंदर अपन ठंडा पानी भरे और उसके अंदर बर्फ डाल दे तो वो बिल्कुल ही और ठंडा हो जाता है, भयंकर ठंडा। फिर आप उसके अंदर बर्फ डालते हो तो आप ऐसा देखते हो कि यार बर्फ अब पिघल नहीं रही है, पहले वाली बर्फ फट्टे से पिघल जाती है, फिर बर्फ का पिघलना कम हो जाता है, फिर एक टाइम आता है बर्फ रह जाती है उसमें। फिर आप उस गिलास को फ्रिज के अंदर रख दो, नॉट इन द फ्रीजर, काय में रख दो। अब अगर आपका पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे था, आपने फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रिज आपका मान लो 0 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कर रहा है, तो क्या होगा आपके पास, अब वो जो ग्लास है वो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी और वो बर्फ वैसे के वैसे रह जाएंगे, क्योंकि दोनों का तापमान सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो बर्फ पिघलेगी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आइस बनी 0 डिग्री सेल्सियस की, आपने उसको हीट दी तो वो पहले आइस पूरी की पूरी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये बन गया आपके पास कितना, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। अब 0 डिग्री सेल्सियस का जो आपके पास वाटर बना और आप फिर भी नहीं माने और आपने इसको हीट करा, तो अब पूरा का पूरा पानी बन चुका है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अब क्या होगा, और वो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। अरे अरे वही वही जा रही है। अब आपने क्या करा, अब आपने ये जब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया, फिर भी आप नहीं माने, आपने बोला मैं तो और हीट करूंगा, तो कर ले, माना तो यही नहीं, क्यों कर ले, इसलिए कर ले क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है ना, तेरे हाथ में ना हीट देना, तो चल तू मर्जी कर, कौन मना कर रहा है तेरे को, जैसे ही मना करेंगे तो मानेगा क्या तू? नहीं। तो अब अपने पास क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस का जब वाटर बना और आप इसको हीट करोगे, तो हीट करोगे तो अब टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं आएगा। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर जब तक 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम नहीं बन जाता तब तक तापमान में कोई परिवर्तन। तो इस अंतराल में आपके कने क्या होगा, अगेन मिक्सचर होगा, और उस मिक्सचर में क्या होगा, थोड़ो थोड़ो पानी, थोड़ो थोड़ो स्टीम। फिर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया और आपने बोला मैं तो अभी भी नहीं मानूंगा, मैं तो अभी भी कहीं नहीं करूंगा, तो फिर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा एंड इट विल बी टोटली स्टीम, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अब देखो क्या होता है, मेरे दिमाग में एक इमेज बन जाती है बचपन में, ताता लग जाएगा, है ना, है ऐसा करते हैं कि नहीं घर में, बचपन में बताते हैं बेटा उसको, हाँ वैदय के साथ आज कुछ नहीं होता, आज वैदय ने मुझको डिसअपॉइंट कर दिया, मास्क उतार के हंस रही थी।
अब मुझे पता चला वो मास्क पहन के क्यों रखती है पूरा टाइम। अब मास्क उतार के बैठ तो जरा तू। अब पता चला मुझको मास्क पहन के पूरा दिन हंसती रहती है। भाई डर जाओ, जब मैं इन दोनों को पनिशमेंट दे सकता हूँ तो तुम में से किसी को भी दे सकता हूँ, है कि नहीं? हाँ? क्या प्यारी चीज बनाई भगवान ने मेरे को यार। इतनी फुर्सत में बैठे होंगे, मतलब भगवान ने क्या सोचा, चलो आज मुकद्दल बनाते हैं। बस सोच रहा है तू। और तुम अपने आप को इतना हल्के में नापते हो, मतलब तुम सोचो, मतलब अपने जो हिंदू माइथोलॉजी होती है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर, है ना? एंड ब्रह्मा जी इज हैविंग थ्री थ्री फेसेस, फोर फेसेस, फोर फेसेस, है ना? वो वो बैठ के और सोचता होगा कि चलो मैं इसको बनाता हूँ, है ना? ब्रह्मा जी ने बनाया सब कुछ, तो तुमको भी उन्होंने बनाया, जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें। और तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो। गजब हो गया, मतलब स्वयं ब्रह्मा जी बनाते हो अपने को। ठीक है, जिनका पूरे विश्व में एक ही मंदिर है ना, पुष्कर में। ऐसा पता है कि तुमको? एक ही मंदिर है उनका, ब्रह्मा जी और कहीं पे नहीं होता, और पुष्कर। चलो, तो क्या होता है बच्चों, जब अपने को तांता लग जाता है वाली कहानी होती है, तो तांता लग जाता है तो अपने को ऐसा लगता है कि जब भी अपन क्या करेंगे, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देंगे, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या देंगे, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता, उसका टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब वो सेम फेज में रहेगा। जब वो कहाँ रहेगा, अगर फेज का डिफरेंस हो रहा है तो उस टाइम पे देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर। यहाँ पे देखो, जब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, तो जब तक वो पूरा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर नहीं बन गया, तब तक उसके अंदर तापमान में कोई परिवर्तन। ऐसे ही जब तक 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो गया, तब तक उसमें तापमान में कोई परिवर्तन। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या? अगर फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं तू घबरा गई, बोले मैं इससे बात नहीं करूँ टट्टी। अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो तरह से अपन हीट देते हैं। जब ऑब्जेक्ट सेम फेज में होता है, तो जब आप हीट देते हो, तो वो हीट गिवन या हीट जो क्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। m होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, s को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी जो है मेरे पास वो है चेंज इन टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर जब तुम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हो तो वो होता है 273 केल्विन। पर जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर की, तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, चेंज सेम आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चेंज इज सेम, है ना? यूनिट अलग अलग है। अगर डिग्री सेल्सियस में लेगा तो डिग्री सेल्सियस ही लिखना, केल्विन में लेगा तो केल्विन नहीं लिखना, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, है ना? बोल हाँ। तो ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सेम फेज में होता है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे पास ये एस है ना, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है, जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये अलग बहुत अतरंगी आइटम है, बहुत ही अतरंगी आइटम। ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं जल की, किसकी बात करते हैं, जल, वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है, तो 1 होती है। बाकी जो लिक्विड होते हैं ना, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अच्छी होती है, 1 होती है। और दूसरी बात, वाटर अबंडेंट भी बहुत होता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हुई तो फायदा क्या होगा, हीट में दूंगा तो टेम्परेचर में चेंज कम आएगा। देखो, हीट में देता हूँ, दैट हीट इज इक्वल टू मास। अगर मास फिक्स कर लिया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो चेंज इन टेम्परेचर कम आएगा। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सेम, अरे अली खड़ा हो जा बेटा, नींद आ रही तो खड़ा हो जा। तो अगर अपन सेम चेंज इन टेम्परेचर की बात, यहाँ पे आ जाए, अपन साथ में पढ़े, आ जा।
अगर अपन बात करेंगे सेम चेंज इन टेम्परेचर की, तो सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए मुझे कम मास लगेगा जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, होगा कि नहीं होगा ऐसा, है ना। तो अब अगर अपन बात करते हैं तो वाटर के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो हमें उसका कम मात्रा में इस्तेमाल करने पे काम हो जाता है। जैसे गर्मियों में हम क्या करते हैं, हमारी सीट के ऊपर जब सीट गर्म हो जाती है तो जल डाल देते हैं, और जल जैसे ही डालते हैं तो वो थोड़ी जल्दी से ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो हीट बहुत सारी एब्जॉर्ब कर लेगा फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर, और वो वहां से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो सीट का टेम्परेचर कम कर देगा। इसीलिए वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण ही हम उसे कूलेंट की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, वो ठंडा करने के लिए गाड़ी में डालते हैं ना कूलेंट। ऑल्दो अभी जो अपन कूलेंट के यूज करते हैं वो तो बहुत महंगे वाले खरीद के ले आते हैं बाजार से, पर समय पहले के समय में यहाँ जब अबंडेंस में जरूरत पड़ती है, तो तुमने अगर वो सीरीज देखी हो, कौन सी आई थी यार, अरे वो उसकी आई थी ना अपने, कौन सी थी, अरे न्यूक्लियर न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था जो अपने वहां पे, नहीं 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 यार, इंडिया के बाहर था। वो जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था दुनिया के अंदर बहुत महंगा था, नहीं नहीं यार, अरे वो कुछ न्यूक्लियर प्लांट, चुप हो जाए तुम, बहुत ही गरीब है। रशिया में हुआ था, चेर्नोबाइल, है ना, ठीक है, वो चेर्नोबाइल वो है ना सीरीज, कहाँ गया नवीन, नवीन ने देखी होगी, ठीक है। तो अगर तुम बात करोगे न्यूक्लियर प्लांट्स की और इन सब की, तो वहां पर अपन पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वाटर इज यूज एज अ कूलेंट, की वहां पे इन सब चीजों को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, वो इसीलिए क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आइस की रहती है वो होती है 1/2, पानी की होती है 1, और स्टीम की अगेन 1/2 होती है, ठीक है। मतलब अगर आपने बोला कि यार इसके ऊपर सेम चेंज इन टेम्परेचर लाना है, तो बर्फ लगाना, मतलब ऑल्दो उसका टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी, तो तुम्हारे पास वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगी बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। बट अगर तुम ठंडा पानी डाल देते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू बर्फ। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपन उसको लेंगे, पर बर्फ के अंदर फायदा क्या होता है, बर्फ अगर तुम्हारे पास पिघलेगी तो अगेन वो लैटेंट हीट देगी, जो फेस डिफरेंस होता है। तो जब अपने पास फेस का डिफरेंस आएगा, व्हेन वी हैव फेस डिफरेंस, तो जब मेरे पास फेस डिफरेंस आता है तो जो मैं हीट देता हूं वो हीट होती है मास इनटू एल, ठीक है। हियर एल इज कॉल्ड, एल को अपन बोलते हैं लैटेंट, क्या बोलते हैं बच्चा। अब जब तेरे पास ये वाली प्रोसेस होती है तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जब मेल्टिंग हो रही है, और इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो अगर अपन यहाँ देखेंगे तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा कि सर अगर मास ऑफ आइस इज m, तो यहाँ पर ये मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इतनी हीट Q1 यहाँ पर लगेगी, और इधर लगने वाली जो हीट Q2 है वो हो जाएगा मास जितना आइस का है इनटू उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ फ्यूजन, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हीट लगेगी ये तीसरी प्रोसेस के अंदर, ये हीट कितनी लगेगी, Q3 इक्वल्स टू मास वही रहेगा, मास में तो चेंज आ नहीं रहा, तो ये रहेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। फिर ये जो अपने पास यहाँ पर रहेगा, इसके अंदर मेरे पास जो हीट लगेगी Q4, दैट इज मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और यहाँ पर जो मेरे पास हीट लग रही है स्टीम वाले केस में वो Q5 मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और आप चेंज इन टेम्परेचर कितना ला रहे हो वो आपकी इच्छा है। मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, ज्यादा होनी नहीं चाहिए, वो आइस की कम होती है, वाटर की वन होती है, ठीक है। वो तो बहुत सारे फैक्टर्स है यार, वाटर और आइस आप ऐसा ही नहीं कंपेयर कर सकते। लेटेंट हीट जो है कि या जो
वो स्पेसिफिक हीट होगी, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। तो आप इतनी बुद्धि मत लगाओ कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को नहीं लगता ये होता है। चित्र बनाओ ये वाला अपनी कॉपी में।
चलो भाई इतना क्लियर है। अब तुम्हें बस कुछ वैल्यूज को याद रखना है, वो वैल्यूज कंठस्थ कर लेना, ठीक है। पहली बात तो ये जो मैं यूनिट लिख रहा हूँ उसका ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा देके रखा है कि हीट आपको जूल्स में निकालनी है या आप हीट जूल्स में दे रहे हो तो अलग कहानी होगी, और अगर आप हीट की बात करते हो कि आप उसको कैलोरीज में दे रहे हो तो अलग बात होगी, क्योंकि अपन ने कल एक रिश्तेदारी लिखी थी कैलोरी और जूल्स के बीच में, है ना। 1 कैलोरी इक्वल टू, तो अपने पास क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ले लो या केल्विन ले लो। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है वैल्यू, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरीज होती है। और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की अगर वाटर की वो वेपोराइजेशन की बात करोगे आप, तो वो होती है 520 या 540 कैलोरी पर ग्राम। 520 है। वो तो 80 लिखी है वेपोराइजेशन। वेपराइजेशन के बारे में ऐसा बता रहा हूँ 2.5 540 होती है भाई। चलो अब देखो मेरी बात सुनो, बड़ी गजब की चीज है ये। क्यों गजब की चीज है, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे ऊपर अगर भाप लगी तो वो भाप पानी में बदलेगी। तो 1 ग्राम भाप अगर हुई तो वो 1 ग्राम भाप जब पानी में बदलती है तो वो कितनी एनर्जी देती है पता है तुम्हारे को, 540 कैलोरी इतनी हो। घर से उठा दो, फोन उठाने के लिए मत पूछा, पूछा ही मत करो यार तुम किसी चीज के लिए। वो हंसने के लिए नहीं पूछती तुम, मतलब मजाक मस्ती करना है पढ़ाई के टाइम पे उसके लिए नहीं पूछती, तो अच्छी चीज के लिए पूछ लेते हो। हेलो। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। ओ आजा आजा आजा। चलो, तो वो अपने पास कितनी होती है, वो 540 कैलोरी होती है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर तुम्हारे को भाप से जलता है ना, तो अपन तो बोलते हैं ना भाप से जल गया तो ज्यादा जलेगा, पानी से जल गया तो कम जलेगा। क्यों कम जलेगा, क्योंकि भाप जैसे ही लगी वो वाटर में कन्वर्ट होगी, और वो तुम्हारे हाथ पे जो एनर्जी देगी वो 540 कैलोरी की 1 ग्राम देगी। और वाटर को अगर तुम देखोगे, वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ और अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर पे भी आ गया तो भी वो 75 कैलोरी ही दे पाएगा ना, अगर 1 ग्राम पानी लूंगा मैं। क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो 1 है, वो मास 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, चेंज इन टेम्परेचर 75। समझ रहे हो, मतलब 1 ग्राम पानी और 1 ग्राम भाप से मिलने वाली हीट का डिफरेंस। बहुत भाप निकलती है और फिर अगर उस भाप से ऐसा सेक लो हाथ तो हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसके लिए क्या होता है, ये सब बहुत बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, बट ये सब अगर तुम्हारे दिमाग में फिट है ना तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ऐसा तो हो ही रही हो, तो है ना। चलो इसी बात पे क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे सभी। तू करेगा कि नहीं करेगा।
मैंने जो वैल्यूज आपको लिखवाई है वो किस में लिखवाई थी? कैलोरी ग्राम। देखो मेरी बात सुनो, मैंने जो ये वैल्यूज लिखवाई है ये लिखवाई है कैलोरी पर ग्राम में। अगर इसी के बदले आपको वैल्यूज जैसे यहाँ पर देखोगे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन देके रखी है वो जूल्स पर मोल में देके रखी है। तो अगर आप देखोगे तो अगर आपने हीट को ऐसे लिया एन सी डेल्टा टी, तो सी यहाँ पर कहलाता है मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पर सी की जो यूनिट हो जाएगी वो हीट की हो गई जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? और अगर आप इसकी बात करोगे फेज चेंज की, एन इंटू एल लिखा आपने, एन एल इंटू एम लिखा आपने। पर अगर आपने यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे जो एल होगा वो होगा लेटेंट हीट। और वो लेटेंट हीट की यूनिट क्या होगी तुम्हारे पास? जूल्स पर मोल। करो क्वेश्चन बच्चों। डेल्टा ई इज एनर्जी चेंज। अपने को उसने बोला है कैलकुलेट डब्ल्यू एंड डेल्टा ई फॉर द कन्वर्जन ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 1 एटीएम प्रेशर। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, वर्क डन निकाल सकते हैं, है ना? डेल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपन। वॉल्यूम पहले लिक्विड स्टेट में था तब तो कोई वॉल्यूम का टेंशन ही नहीं है। तो अपने पास जो गैसियस स्टेट में आएगा तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से निकालेंगे। तो एनआरटी अपॉन पी, एन 0.5, आर कितना है अपने पास 0.082,
है ना। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है अपने पास, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373, और प्रेशर अपने पास है 1 atm। तो इससे वॉल्यूम लीटर्स में आ जाएगी, उससे वॉल्यूम तुम्हारे पास आएगी 15.3 लीटर। आएगी नहीं आएगी। अब अगर अपन वर्क डन देखेंगे तो वर्क डन होता है प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ पर इनिशियली वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल ही थी, है ना, वाटर 0.5 मोल है, तो अगर अपन वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी अपने पास 1 होती है। तो अगर अपन नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो अपने पास, या फिर वाटर की वॉल्यूम या मास ही निकाल लेते हैं, तो मेरे पास जो आता है वो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 0.5 इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास 18, तो उससे गिवन मास आ जाएगा 9। तो 9 ग्राम की वॉल्यूम जो हो जाएगी मेरे पास वो हो जाएगी 9 ml। तो पहले वॉल्यूम तो थी ही नहीं, अपने को क्या करना, वैसे भी गैस के लिए एप्लीकेबल था, तो वो इनिशियल वाले तो नेग्लिजिबल था। तो अपने पास ये आ जाएगा कितना, 15.3 इंटू 1, पर ये वॉल्यूम एटीएम लीटर में आई रही है हमारे पास, तो ये 15.3 हो गया। अगर इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने तुम्हें कल बताया था एटीएम इंटू लीटर कितना होता था, 100, है ना, 101.3 ऐसा लिख रहे थे अपन। चलो 101 लिख लो, खुश हो जाओ। तो इससे तुम्हारे पास ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आएगी, ये 1550 लगभग। लगभग 1550 आ रही है यार इनकी, तो कैलकुलेटर से करने वालों की। क्लियर है इतना। ये अपने पास वर्क डन आ गया। अब हीट गिवन इज इक्वल टू, अपने पास क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट गिवन प्लस वर्क डन। अब हीट कितनी दे रहे हैं अपन वो भी देख लेते हैं अपन। तो हमारे पास हीट कितनी देंगे अपन, तो हीट अपन जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 0.5 मोल इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो कितनी है 40670। इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास हीट की वैल्यू आ जाएगी, तो हीट 20335। ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे तो साइन कन्वेंशन में अपन ने पढ़ा था हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। हाँ बोल। और जो अपने पास यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। तो अपने पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा 20335 माइनस 1550। क्या, 1545 आ रहा है, 1545.3। अरे हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने उस वक्त इधर ये 8.0821 लेते हैं तो मैंने उसको 0.08 ले लिया, तो अप्रोक्सीमेशन करे हैं, तो इसके लिए क्या भावुक हो जाते हो बात बात पे। भैया एक्स वो हो रहा था ना, वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा था, तो वर्क डन इज नेगेटिव जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो इससे तुम्हारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी कुछ, कितना आ रहा है ये, इसको माइनस करो जो लिखा है, 187। आया समझ में। पता नहीं है, मैंने सोचा नहीं कभी इतना। पता क्यों नहीं सोचा इतना, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है। बस यही सवाल था तेरे दिमाग में, वही सवाल मैंने भी पूछ लिया, करो।
21 पॉइंट वर्क डन निकालना है। अच्छा ठीक है, तो ए वाले का आंसर 21.8 है। क्यों जीरो है? वेट प्रेशर बढ़ जाएगा ना, प्रेशर बढ़ने से कुछ नहीं होता। देखो वॉल्यूम का वर्क डन कब होता है? वर्क डन बचपन में अपन ने पढ़ा था, वर्क डन बचपन से पढ़ते आ रहे, फोर्स इंटू, अरे भैया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। वर्क डन को कोई लेना देना नहीं है कि तुमने फोर्स लगाया ही लगाया है कि नहीं लगा रहे है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि। अब तुमने बोला कि सर ये गिलास रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या वर्क डन होगा? अरे पगला, ऐसा फोर्स लगाएगा, ये चल रहा होएगा तो वर्क डन होएगा, और अगर तूने ऐसा फोर्स लगा दिया, फर्क तो पड़ेगा। हाँ चॉइस लग जाएगा हाथ में, आप ट्राई कर सकते हो, मैं तो नहीं करूंगा, कितना भी लगा रहे। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपन इसके ऊपर फोर्स लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो। ऐसे ही अगर अपन देखेंगे तो वर्क डन का बेसिकली फॉर्मूला ये होता है कि छोटा सा वर्क डन TW इस उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लगने वाला प्रेशर इनटू छोटी सी चेंज इन वॉल्यूम DV। ठीक है, अगर हम किसी भी एक इंस्टेंट पे वर्क डन को देखेंगे तो वर्क डन होता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लगने वाला प्रेशर इनटू छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। दिस गिव्स मी अ वर्क डन। अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हुई हो, वॉल्यूम, अरे कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है? आइसोबैरिक, बारीक के अंदर क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो याद कर लेना, बारीक है, बारीक प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, बारीक में प्रेशर में चेंज ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया देन द वर्क डन विल बी जीरो माय डियर किड्स। और यहाँ पर मुझे बोला है कैलकुलेटर वर्क डन व्हेन द 50 ग्राम ऑफ द आयरन इज डिसॉल्व्ड इन HCl at 25 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज्ड वेसल। जब वेसल क्लोज होगा तो गैस की वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वॉल्यूम में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है तो वर्क डन जीरो हो गया। बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हो सब बैठे होंगे सारे भगवान, उन्होंने बोला होगा चलो आज मुकद्दल बनाते हैं। तू बस मुझे एक वादा कर दे कि मैं इदरिस से नहीं पढ़ूंगा। नहीं, मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ उतना वादा कर दे। वो जो तेरे को बेचेगा ना, तेरी रूह का परिंदा पड़पड़ा हो जाएगा। चलो, अब अगर अपन Fe की रिएक्शन HCl से करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या है, मेरे पास तो 50 ग्राम Fe है, तो आयरन जो था मेरे पास वो सॉलिड था, उसको मैंने डिसॉल्व करा है HCl में, इसका मतलब जो HCl है मेरे पास वो लिक्विड ही होगा। शर्म आ रही है? गलत कर दिया, आंसर सही आ गया तो खुश हो रही थी, कॉन्सेप्ट लगाया ही नहीं। तो अपने को क्या करना है, अपने पास ये सॉलिड था, ये लिक्विड है, ये तो सॉलिड बन जाएगा और ये बनेगी गैस। ठीक है, तो मेरा कंसर्न क्या है? हाइड्रोजन गैस। अब अगर मैं बात करूं तो मैंने 50 ग्राम आयरन को लिया, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकालू गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब अगर इसको बैलेंस करता हूँ, इसके एक मोल से मुझे H2 का एक मोल मिलता है, तो जब मैं इसके n मोल्स लूंगा तो मुझे हाइड्रोजन के भी n मोल्स ही मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो गए तो वो कितने हो जाएंगे मेरे पास? n कितना है? 50/56। तो वॉल्यूम अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम कितनी हो जाएगी?
50/56 इंटू 22.4 लीटर, है ना, ऐसा ही होगा ना। क्योंकि मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर देखो जब मैंने उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा है तो मैंने यहाँ पर ओपन बीकर रखा है, जब मैं क्लोज बीकर रख रहा था तब भी हाइड्रोजन गैस ऐसा नहीं कि नहीं बन रही थी, तब भी हाइड्रोजन गैस तो बन रही थी। उस केस में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे थे, पहले कोई सी गैस होगी, ठीक है। और वहां पर मैंने जब उसको क्लोज करके रखा हुआ था तो प्रेशर बढ़ जा रहा था, पर वॉल्यूम में कोई परिवर्तन, वॉल्यूम जो थी वो फिक्स थी, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज फिक्स। दूसरे केस में जब मैंने उसको ओपन रखा है तो जो मेरे पास नई गैस बनी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इस केस में, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रह नहीं सकती, तो उसने क्या करा होगा, उसने अपनी जगह बनाई होगी गैस मॉलिक्यूल्स ने, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो कितनी करी है, इतनी करी है, दिस वॉल्यूम विल कम आउट टू बी 21.84 liters, and this is the volume when 1 atmospheric pressure was applied and on a open beaker, मतलब कि बीकर ओपन था, बीकर ओपन था तो ये जो हाइड्रोजन गैस बनी, इनने बोला अपन इतनी जगह खाएंगे, तो जो बाकी की गैस थी वो इधर से हट गई। तो अब जो मेरे पास टोटल वॉल्यूम हो गई, जो अपने पास टोटल वॉल्यूम हो गई वो तो ये पूरी हो गई गैस की, है ना। पहले तो केवल जो कंटेनर की वॉल्यूम थी उतनी ही वॉल्यूम थी, आई बात समझ। तो इसके लिए अपने पास यहाँ पर अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर है 1 और वॉल्यूम है 21.84, तो इसीलिए मेरे पास आएगा 21.84 एटीएम लीटर, इतना वर्क डन। और इसी को अगर आपको काय में कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो 101 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने जूल्स आ जाएगा। नहीं हुआ वहां पे, अपने को देके नहीं रखा है तो अपन ऐसा नहीं मानेंगे कि वो गैस मॉलिक्यूल्स ने उनके साथ रिएक्शन कर ली या वो जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। वो नहीं लगा ना इतना कि वो ढक्कन खुल जाए, उन्होंने बोला ना क्लोज है तो क्लोज ही है। हाँ तो नहीं हुआ ना ऐसा, क्लोज था ना, अपन ने चिपका दिया उसको, उसके ऊपर बिठा दिया तेरे को, उसके ऊपर तेरे को बिठा दिया, आप ढक्कन हिल ही नहीं दिया। हाँ तो वो कर सकता था, बट ये जब वेसल ही क्लोज था, चुप होएगा क्या, तो जब वेसल ही क्लोज था तो हमारे पास फिर वो उसको ऊपर नहीं ले जा पाए। ऐसा लिखा होता कि पिस्टन लगा हुआ है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है तो फिर वो ऊपर पहुंचा देता है। अगर फ्रिक्शन देके रखा होता तो फिर अपन प्रेशर से फोर्स निकालते फिर उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगाते, ऐसा नहीं करते, कर सकते थे, डिपेंड्स। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। अरुण पटेल चुप हो जाओगे, पता है तुम्हें पिछली बार तुमसे लोगों ने बातचीत करना इसीलिए बंद कर दी थी क्योंकि जितना तुम उन्हें पढ़ा नहीं रहे थे और जितना तुम काम नहीं आ रहे थे उससे ज्यादा तुम टाइम खराब कर रहे थे इंसानों का। वांट टू गो बैक टू दैट जोन, बताओ। है अभी इसीलिए तो नहीं कर रहे थे। की होगा तुम्हें जो ऐसा कह देगा कि कोई चीज बिना मतलब के हो जाती है, मतलब के बिना कुछ नहीं होता। कोरोना में लोगों ने जो एक दूसरे की मदद भी करी थी उसके सारे फोटो संभाल के रखे हैं आज तक, ठीक है। तो दुनिया के अंदर बिना मतलब कुछ नहीं होता। जहां तुम्हारे से किसी को दिखा कि 1% भी फायदा होगा वो तुम्हारा दोस्त, जहां तुम्हारे से किसी को दिखा कि इसके साथ रह के नुकसान होगा वो दोस्ती खत्म, ठीक है। तो ऐसा भावुक नहीं होने का, अरे यार वो तो पहले मेरे गले में हाथ डाल के घूमता था अब नहीं घूमता, अब नहीं घूमता क्योंकि तू अब काम का ही नहीं बचा, तो दैट्स नॉट समथिंग कि उसकी गलती है, दैट्स समथिंग तुम्हारे अंदर फॉल्ट है। आप हमेशा सामने वाले के लिए कुछ ऐसा रखो कि उसको बेनिफिट हो जाएगा, रहेगा आपके पास। आप पढ़ाई करते हो, आपने किसी को बोल दिया चल आ भाई मैं तेरे को 2 क्वेश्चन बता दूं, 2 क्वेश्चन भी उसने आपके साथ डिस्कस करे या आपने साथ में बैठ के पढ़ाई करी और उसको लग गया कि हाँ यार इसके पास कुछ है अतरंगी जो अपन इससे सीख सकते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं, मेरे को कंप्लेंट उसकी नहीं आई थी, जो उसके साथ करते थे उसकी आई थी, ठीक है, जो अभी चालू हो गया वापस से, ठीक है।
तो वो जब तुम बटर बटर करते हो तो क्या होता है, सामने वाला फिर उसमें भी काउंट करता है टाइम। यार मैं इसके साथ 2 घंटे बैठा, अगर मैं अकेले बैठता तो मेरे 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में इसके साथ 8 ही हुए, भले इसको ज्यादा आता है या इसने मेरे को 2 चीज सिखा भी दी, पर ये बोलता कितना टाइम वेस्ट करता है यार। द वेरी नेक्स्ट डे यू विल फाइंड वो पर्सन, तुम सब भाई तू अपना अपना कर लेते हो। फिर आप बोलोगे यार कितना मतलब ही, अरे मतलब ही क्यों नहीं होगा, गधा है वो इंसान जो मतलब ही नहीं है। मतलब मुझे बताओ, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही का मतलब हो गया मेरी भाषा में सेल्फ लव, है ना। उसको अपनी ही नहीं पढ़ेली है तो किसी और की कैसे पढ़ेली होगी, है कि नहीं। तो ऐसा देखा। अब अगर तुम देखोगे तो अब क्या हो रहा है, अब मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग इस बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और कुछ सिर्फ मेरे को देख रहे हैं। अब अगर मेरे को अगली बार डिसाइड करना हुआ कि इसमें से कौन से वाले बच्चे को मेरे को अपने पास बिठा के पढ़ाई करनी है, तो मैं किसके साथ बोलूंगा, जो आंसर भी दे रहा है। मुझे पता है कि इससे बात भी करूंगा तो कम से कम ये अपना काम करते करते बात करेगा। हेलो गाइस, कहीं पे भी बैठ जा, मैं तो इनकी क्लास के बाद ही फ्री होऊंगा। कोई बात नहीं। हाँ हाँ होगा ना। अब चलो, अब अपन चलते हैं, मेरे पास जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है आइसोथर्मल, क्या हो रही है। तो अपन यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि सर अगर आइसोथर्मल है तो बहुत बढ़िया बात बोली नवीन ने बोला कि भैया आपने क्या करा था, आप पहले प्रेशर बाहर लिख लेते थे और चेंज इन वॉल्यूम कर देते थे तो वर्क डन आ जाता था। पर इस केस में तो क्या बदल रहा है, प्रेशर भी बदल रहा है। आइसोथर्मल है प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब पी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली कुछ नहीं लगा सकता, तो अब मैं समझता हूँ कि मैं करूंगा क्या। देखो यहाँ पर क्या होता है कि तुम इस चीज को समझो कि जो प्रक्रिया हो रही है वो एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कुछ वर्क डन के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स गो टू व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन। वर्क डन, जब हम वर्क डन की बात करते हैं, जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो प्रेशर पी लगने पर लेट्स से एक छोटा चेंज इन वॉल्यूम डीवी आता है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का वर्क डन dw is given by dw equals to pdv। ठीक है, अब dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। dv क्या है मेरे पास, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, है ना, फॉर द वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, विषय, तो अगर हमारे पास क्या है कि फाइनल वॉल्यूम, यार तू अगर कोई और बुक कर रही होती और सोती ना तो मैं तेरे को बिल्कुल नहीं उठाता, पर तू ए दास गुप्ता की बेइज्जती नहीं कर सकती सो के, हाँ। तो अगर अपन देखेंगे कि हमारे पास, मत देखे मैं तेरे को नहीं करवा रहा अभी, तो अगर हमारे पास फाइनल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, मतलब कि क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन के केस में मेरे प्यारे बच्चों वर्क डन क्या लेते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है ना। वॉल्यूम जब बढ़ेगी तो वर्क डन नेगेटिव, ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ रही है
वॉल्यूम बढ़ रही है इसका। अली तू उठ के यहीं आ जा, नहीं आ जा, यहाँ चेयर पे। कॉपी लेके आ जा। और ऐसा भी हो जाता है कि मैं निकाल भी देता हूँ कोचिंग से, ठीक है, क्योंकि इट टुक मी ईयर्स कि मैं ऐसा बना पाऊँ कि बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ने आए, बच्चे यहाँ बैठ के हंसी ठिठोली करने आए। के लिए बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, आप वहाँ जाएं, मस्ती करें, टाइम पास करें, वहाँ पर आपको कोई अध्यापक कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, और उनका टेंशन फ्री, क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे नहीं, हो गया, उनका समय बचेगा, है कि नहीं। चलो, तो अगर अपन देखेंगे तो वर्क डन मेरे पास होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस, अब अगर मेरे पास एक्सपांशन हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी, इनिशियल वॉल्यूम कम होगी, तो उस केस में जो वर्क डन लेते हैं अपन वो कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, तो अगर अपन बात कर रहे हैं एक्सपांशन का केस है, हाँ जी, तो इसीलिए हम एक माइनस का साइन लगाते हैं। अरे सांस ले ले यार, मास्क लगाया तुमको तो खींचनी भी पड़ती होगी सांस ज्यादा, है ना। चलो, तो अपने पास क्या है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, वर्कडन का जब छोटी सी वर्कडन DW लिखते हैं तो माइनस PdV लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चल रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। अगर वॉल्यूम कम हो रही होती तो हमारे पास VF नेगेटिव हो जाता, VF माइनस VI नेगेटिव हो जाता, तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाता। आया बेटा समझ में, विदुषी, समस्या सॉल्व हो गई। अब अगर अपन बात करते हैं अलग अलग प्रक्रिया की, सबसे पहली प्रक्रिया पे चलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय एन आइसोबैरिक प्रोसेस, एन आइसोबैरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, so this isobaric process is carried out as pressure is constant. Now this isobaric process can be a reversible process or it can be an irreversible process. अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपको दो तरह की प्रोसेस बताई, एक बताई थी जिसके अंदर मेरे पास प्रोसेस वाज रिवर्सिबल, एक थी इरिवर्सिबल, है ना। जब प्रोसेस इरिवर्सिबल थी, जब प्रोसेस क्या थी, तो मैं क्या कर रहा था, मैंने एक उसके ऊपर लिड थी, अपन ने ऐसा देखा था ना कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने क्या करा, गैस को लिया और यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया और इसके ऊपर एक स्टॉपर लगा दिया, और फिर आप स्टॉपर को जैसे हटाओगे, अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, फिर आपने जैसे स्टॉपर को हटा दिया तो स्टॉपर हट गया, अब ये जो पिस्टन है ये ऊपर कूद जाएगा और ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा, है ना। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम था, फाइनली इक्विलिब्रियम था, इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर इक्विलिब्रियम नहीं था। तो इसका मतलब ये था कि उस केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर था दैट वाज कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर वाज, और जो हमारे पास अंदर वाली गैस थी उसका प्रेशर क्या होता जा रहा था, आई बस, है ना। देख मेरे पास गैस पहले ऐसी थी यहाँ पर, अब अपन ने क्या करा, यहाँ पर गैस का कुछ प्रेशर था, अब मैंने अगर इसको यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, तो मेरे पास क्या होता जाएगा, उसका प्रेशर कम होता जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूँ, अभी मैं एक जनरल केसेस की बात कर रहा हूँ, फिर अपन इसके ऊपर भी आएंगे आइसोबैरिक आइसोकोरिक, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना कि तुम्हें रिवर्सिबल बोला है कि इरिवर्सिबल बोला, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं एक आइसोबैरिक प्रोसेस की, सिंपल भाषा में बात करें, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, जहां पर क्या है, तो मेरे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है बच्चों, वो वर्क डन क्या है, माइनस ऑफ PdV। मुझे अगर बोला गया है कि इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड
फाइनल वॉल्यूम इज V2, तो हमारे पास देन दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन माइनस p dv। अब चूंकि p कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में ना। तो अपन देखेंगे तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस p और इंटीग्रेशन ऑफ dv। और वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना है, इनिशियली कितनी थी v1, फाइनली कितनी हो रही थी v2, v1 v2 लिखा था ना अपन ने। और यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो अपन ने अभी अभी इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x प्लस सी होता है। तो यहाँ पर मेरे पास वर्क डन हो जाएगा माइनस p, dv का इंटीग्रेशन करेंगे v और लिमिट लगा लेते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें कांस्टेंट c तो लगाया नहीं, कांस्टेंट c क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि लिमिट दे के रखी है, लिमिट दे के रखी होती है तो कांस्टेंट सी कैंसिल हो जाता है। अगर आपने खुदा ना खास्ता कांस्टेंट सी लगा भी लिया होता, आपने इसको v प्लस सी ऐसा कर दिया होता, तो पहले आप v की जगह पे v2 लिखते, तो वो v2 प्लस सी माइनस v1 प्लस सी ऐसा हो जाता, उसमें c से माइनस सी कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो भी आपके पास v2 माइनस वी1 ही आता। तो इसीलिए c लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप क्या करोगे, अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट फिर करोगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, बट ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है। अब हमारे पास ये हो गया कि सर ये फॉर्मूला तो केवल एक ही केस में एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल है? ओनली फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस पे चलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। What do you mean by an isochloric process? Volume is constant. अब अगर मेरे प्यारे लाल पीले हरे गुलाबी वॉल्यूम कांस्टेंट हुई, क्या हुई? तो मेरे पास बेटा लाल वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी डीवी। अब क्योंकि v कांस्टेंट है, बचपन में अपन ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज, क्यों डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो? क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। तो dv जीरो, तो इस केस में dw जीरो, मंजे w भी जीरो। सो वर्क डन फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। अब तुम गए तीसरी प्रोसेस के ऊपर, तुम गए आइसोथर्मल प्रोसेस पे। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में तुम्हारे पास जो छोटा सा वर्क डन है वो तो इतना ही है माइनस पी डीवी। अब तुमने बोला नेट वर्क डन निकालना है, तो इनिशियल वॉल्यूम v1 फाइनल v2 माइनस ऑफ पी डीवी, माइनस का साइन तो कांस्टेंट होता है -1, तो वो ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों इसको समझो, अब यहाँ पर P क्या है मेरे पास? P प्रेशर है, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस है? अरे अली बाबा एंड 40 स्टोर, ये प्रोसेस है आइसोथर्मल। क्या हो तुम, अली बाबा 40 स्टोर हो? जो तो अपने पास क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चा, टेम्परेचर इज ओनली कांस्टेंट। यहाँ पर प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। अब जो चीज कांस्टेंट नहीं है बच्चे, वो चीज इंटीग्रेशन के बाहर तो आ नहीं सकती, है ना। यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन के बाहर प्रेशर को नहीं कर सकते, बट फिर मैंने बोला गैसेस स्टेट पढ़ा है? तुमने बोला हाँ पढ़ा है। मैं पूछा कब पढ़ा? तुमने बोला अभी जुम्मा 4 दिन पहले पढ़ा। तो मैंने बोला उसके अंदर अपन ने ऐसा पढ़ा था पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो पी की वैल्यू हो गई एनआरटी अपॉन वी। ऐसा क्यों करा मैंने एनआरटी अपॉन वी? क्यों? क्योंकि अब इससे मेरे पास पी की वैल्यू जो हो गई वो एन आर टी और वी के टर्म्स में हो गई। एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स। अभी अपन ने क्या कर रखा है, पिस्टन लगा के रखा हुआ है। ठीक है, एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ना तो गैस बाहर जा रही है ना बाहर से अंदर आ रही है। आर कांस्टेंट ही होता है, गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर, ये प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो अगर अपन इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो मैं अगर इसको यहाँ पुट कर दूंगा पी की वैल्यू को, तो मेरे पास वर्क डन कितना आ जाएगा माइनस एन आर टी अपॉन वी डीवी, और वॉल्यूम v1 से लेकर v2 तक इंटीग्रेट करूंगा। अब इसको अगर आप समझोगे, मेरा हो गया चार्ज।
आपको आपका लगाना तो लगा लो, हमारा भी हो गया चांस। बढ़िया बताइए नाचो। अब अगर इसके अंदर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास एनआरटी अपॉन भी है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, सब के सब मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के साइन के, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस एनआरटी, बचेगा 1/v dv। अभी अपन ने शास्त्रों में पढ़ा था कि 1/x dx जो होता है उसका इंटीग्रेशन log x होता था, है ना, वो log x के बेस में log x टू द बेस e होता था। ठीक है, तो ये अपने पास वर्क डन आ जाएगा माइनस एन आर टी लॉग वी टू द बेस ई, और लिमिट लगा देंगे अपन, तो वर्क डन विल बी माइनस ऑफ एन आर टी लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन बेस में ई। तो अब अपने पास जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एन आर टी लॉग ऑफ वी टू अपॉन वी वन टू द बेस ई। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी थी लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। अब यहाँ पर अपने पास एक और प्रॉपर्टी होती है log a टू द बेस e, अगर आप बेस चेंज करके बेस 10 कर दो तो वो log a टू द बेस 10 हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपन ने प्रॉपर्टी देखी है log m टू द बेस n होता है log m टू द बेस a अपॉन ये log a ऊपर लिखा है ना b लिखा है। ठीक है, तो ये log बेस चेंज प्रॉपर्टी से अपन ऐसा भी बोल सकते हैं। इससे मेरे पास जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन बेस 10 में। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आप क्या करते हो, जो भी क्वांटिटीज होती है वो बेस 10 में देके रखी होती है। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या होता है, अपने को इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। अब यहाँ देखो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये किसके लिए आ गया, और आप इसके अंदर एक और चीज बोल सकते हो, अगर आपको वॉल्यूम नहीं देके रखी होती, फाइनल इनिशियल प्रेशर देके रखा होता, तो आप कैसे करते हैं, आप बोलते कि अरे सर बहुत आसान है, आइसोथर्मल है, तो P1 V1 इक्वल्स टू, तो दिस इंप्लाइज दैट V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। आए समझ में बच्चों? How are we going to derive the work done for an isothermal process? कैसी बातें कर रहा है, क्या हो गया, खाना नहीं मिला आज? तेरे को बोला था ना मैंने पानी की बोतल लेके आया करे। चल कोई बात नहीं, कल से लेके आना। क्लियर है बच्चों इतना? यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ आइसोबैरिक प्रोसेस वाला, ठीक है, तो इस केस में मैं जो प्रोसेस लेके चल रहा हूँ उस प्रोसेस के अंदर प्रेशर हमेशा मेरे पास कांस्टेंट है ना। तो अपन ने देखा था कि जब प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल होती है, कैसी होती है, तो अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस जब कर, ओ सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस जब करवाते हैं, छोड़ो अभी रहने दो, अभी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पे नेक्स्ट लेक्चर में चले। अभी ये क्लियर है दोनों तीनों डेरिवेशन तुम्हारे पास वर्क डन वाले। तो फॉर्मूले के अंदर अपन ये वाला रख देते हैं। अब अपन फिर से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन हमारे पास वापस नीचे आ गया। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 298 केल्विन इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 10 to 20 लीटर। ये जो प्रोसेस होती है ना, ये दोनों प्रोसेस जो अपन ने पढ़ी है वो रिवर्सिबल के लिए ही पढ़ी है। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए इसलिए पढ़ते हैं अपन क्योंकि इरिवर्सिबल पे जाएंगे तो अपन थोड़े से पगला जाएंगे, उसमें अलग कॉन्सेप्ट लगता है, वो अपन नेक्स्ट बात में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि रिवर्सिबल के केस में मेरे पास क्या हो रहा था, रिवर्सिबल के केस में वॉल्यूम भी चेंज हो रही थी, प्रेशर वॉल्यूम भी चेंज हो रही थी, प्रेशर भी चेंज हो रहा था। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट था।
अब अगर अपन यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल बोला भी है उसने, तो यहाँ पर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस nRT2। आर की वैल्यू अगर मैं लूंगा तो मेरे पास देखो, मुझे वर्क डन काय में कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर आर की वैल्यू डिपेंड करेगी, है ना। तो अगर मैं आर की वैल्यू ले लेता हूँ 8.3, तो 8.3 कब लेते हैं आर की वैल्यू, जूल्स के लिए। तो अपने पास ये हो जाएगा 8.3 इंटू टेम्परेचर 298 एंड लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। फाइनली वॉल्यूम बढ़ रही है 20/10। बाय बाय भैया, टाटा, आना। तो वर्क डन जो हो जाएगा, इसको बेस ई में भी लिख सकते हो, और बेस तुम क्या करो, इसको ऐसा भी कर सकते हो कि सर अगर अपन इसको देखेंगे तो ये होता है 2.303। 2.303 तब लिखते हैं जब अपन बेस 10 लेके चलते हैं। इसको पूरे को सॉल्व करोगे, अब तुम्हें बस 2-3 वैल्यूज रटनी है। log 2 टू द बेस 10 कितनी होती है वैल्यू, क्योंकि 8.3 जब तुम r की वैल्यू 8.3 लेके चलोगे तो वर्क डन तुम्हारे पास जूल्स में आएगा। जब तुम r की वैल्यू 0.082 लोगे तो वर्क डन तुम्हारे पास atm लीटर में आएगा। ठीक है, तो log 2 टू द बेस 10 इतना ही होता है ना, 0.3। हाँ हाँ, तो वो 2.303 से डिवाइड करते हैं, और log 3 टू द बेस 10 तुम्हारे पास होता है 0.4 क्या, 8.3 आर की वैल्यू जब जूल्स में निकालते हो तो आर की वैल्यू 8.3। ठीक है, log 3 टू द बेस 10 को अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास, तो नहीं बता पाएगा, तू जरूर बता पाएगा। जीरो का है, जीरो का log 3 की वैल्यू बच्चों आती है तुम्हारे पास 0.478। ठीक है, या 0.477 लिख लो। और तो ई के हिसाब से नहीं, LOG पे दिखाओगे तो ये LOG जब लिखा होता है तो वो log बेस 10 का मतलब होता है, और जब LN लिखा होता है तो वो log बेस E होता है। ठीक है, तो इस सबको मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। और सिंस यहाँ पर एक्सपेंशन है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, और उसकी वैल्यू आएगी -3434। क्लियर है बच्चों, तो तुम्हारे को वर्क डन समझ में आ गया अलग अलग प्रोसेस का। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। एक आखिरी क्वेश्चन कर लो, करो बड़ा।
अरे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना भाई। इलेवन का ही तो है चैप्टर। कितना आ रहा है? ये काय में निकाला? जूल्स में निकालेगा तो बेटा तेरे पास आएगा वर्क डन इक्वल्स टू, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रही होगी, तो माइनस 2.303 इंटू एन इंटू आर इंटू टी इंटू लॉग ऑफ 10/2, जो log 5 हो जाएगा। तो इसको एक सा भी मत कर, इसको log 10/2 ही रहने दे क्योंकि बेस 10 है। तो वो हो जाएगा माइनस 2.303 इंटू 5 इंटू 8.3 इंटू 300 और log 10 टू द बेस 10 1 माइनस log 2, तो log 2 हो जाएगा 0.3, तो वो हो जाएगा 0.7। इस सबको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? अरे क्या बात कर रहा है यार, 2.303 इंटू 5 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 0.7 माइनस 20,041 है ना। तो ये आ रहा है माइनस 20.07 किलो जूल्स। ठीक है, अब उसने पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट मास दैट कैन बी लिफ्टेड थ्रू द हाइट ऑफ 1 मीटर। तो अपन ने बोला कि सर इतना वर्क डन जो है माइनस, मतलब ये जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड है इसको आप किससे इक्वेट कर दो, एम जी और एच, हाइट कितनी है 1, तो इससे मास आ जाएगा 2007 kg। इतना सारा मास तुम उठा सकते हो 1 मीटर के ऊपर, 1 मीटर हाइट। ठीक है, क्लियर है? आया समझ? वॉल्यूम बढ़ रही है नहीं महाराज, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है नहीं। क्लियर है? धन्यवाद आप सभी लोगों का, धर्म प्रेमी जनता का। अगली मुलाकात सोमवार